चलिए आज हम बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले खबर देखें तो पाकिस्तान कमिंग टू दावोस ऑन अ प्राइवेट पास, यानी कि जो पाकिस्तान है वो निजी पास पर दावोस आ रहा है। और बिगेस्ट डेलीगेशन इन ईयर अनऑफिशियली पवेलियन, यानी कि ये वर्षों में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल है पवेलियन, इसमें ये मौजूद होंगे। शरीफ जो है वो 2025 में आयोजित मंच का हिस्सा नहीं थे और न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WEF ने आधिकारिक तौर पर 2025 में पाकिस्तान की उपस्थिति का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री के साथ जो 26 में यह संगठन आयोजित होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, उप प्रधानमंत्री इराक डार और PP प्रमुख बिलावल भी मौजूद होंगे। तो ये जो संगठन है, इसकी बात करें तो लगभग एक दशक में पहली बार पाकिस्तान अगले सप्ताह दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच WEF में अपना पवेलियन लगाएगा और वह भी आधिकारिक नहीं होगा। इसका संचालन पाकिस्तान स्थित एक निजी समूह द्वारा किया जाएगा। फिर भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल हाल के वर्षों में सबसे बड़ा होगा, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में मुख्य प्रतिनिधि मंडल में वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और उप प्रधानमंत्री वही विदेश मंत्री इराक डार भी शामिल होंगे। इससे जुड़े कुछ अन्य बिंदु हैं, उन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले जो खबर का संदर्भ है और जो पृष्ठभूमि है उसकी बात करें, यानी कि इस खबर का जो संदर्भ और जो पृष्ठभूमि है उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो आर्थिक संकट और छवि सुधार की बात करें, रिब्रांडिंग ड्राइव की बात करें तो पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों, भारी विदेशी ऋण और सख्त IMF शर्तों से जूझ रहा है। 15 जनवरी 2026 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 21.25 बिलियन डॉलर था। इस संदर्भ में दावोस की भागीदारी का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना और देश की छवि को एक निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में पेश करना है। निजी क्षेत्र की पहल की बात करें, फाइंडर ग्रुप की बात करें तो दावोस में पाकिस्तान पवेलियन की वापसी लगभग 10 साल में हो रही, लेकिन यह सरकार के बजाय निजी समूहों द्वारा प्रायोजित है। जैसे पाथफाइंडर ग्रुप की बात करें तो इस पवेलियन का मुख्य आयोजक पाथफाइंडर ग्रुप है, जिसके अध्यक्ष जरार सहगल और इकराम सहगल पिछले 2 दशकों में दावोस में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट जैसे कार्यक्रम के जरिए देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं निजी पास की बात करें तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल निजी पास के माध्यम से साइड इवेंट्स, डिजिटल पाकिस्तान सत्रों और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, न कि मुख्य पूर्ण सत्रों में। वर्षों में सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो आर्थिक तंगी के बावजूद इस बार का प्रतिनिधि जो मंडल है वो हाल के वर्षों में सबसे बड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो जरादरी जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। 2025 में पाकिस्तान की उपस्थिति आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं की गई थी, जिससे इस साल की जो भागीदारी है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ जो क्षेत्रीय और कुछ वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो पाकिस्तान की यह जो व्यापक भागीदारी है वो दावोस में भारत की बड़ी उपस्थिति के मुकाबले अपनी जगह बनाने की कोशिश भी है। भारत के कई राज्यों और कॉरपोरेट घरानों के अपने पवेलियन और बड़े निवेश अभियान दावोस में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तकनीकी और नई साझेदारी के अगर संदर्भ की बात करें तो दावोस सम्मेलन से ठीक पहले पाकिस्तान ने अमेरिका में स्थित क्रिप्टो वेंचर्स वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रंप परिवार से जुड़ा है, उसके साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है, जो डिजिटल वित्त और सीमा पार भुगतान में पाकिस्तान की जो बढ़ती रुचि है उसको दर्शाता है। अब हम बात करें इस यात्रा से जुड़ी कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में, यानी कि ये जो यात्रा है इसके शुरुआती हिस्से के बारे में अगर हम जानें तो पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल 18 जनवरी 2026 को रात 8:30 बजे पाक समय के अनुसार दावोस स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्थान करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब शामिल हैं। यात्रा और प्रतिनिधि मंडल की शुरुआती व्यवस्था को अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो प्रस्थान की बात करें
तो प्रतिनिधि मंडल जो है वो 18 जनवरी की रात को इस्लामाबाद से एक विशेष विमान से ज्यूरिख के लिए उड़ान भरेगा। आगमन और स्थानांतरण की बात करें तो 19 जनवरी की सुबह ज्यूरिख पहुंचने के बाद वे हेलीकॉप्टर या सड़क के मार्ग से दावोस के पर्वतीय रिसोर्ट तक जो है वो पहुंचेंगे। गतिविधि की शुरुआती की बात करें तो आधिकारिक और औपचारिक बैठकें 19 जनवरी की दोपहर से ही शुरू हो जाएंगी, जिसमें प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पवेलियन में विभिन्न सत्रों में भाग लेगा। वहीं प्रतिनिधि जो मंडल है उसकी संरचना की बात करें, डेलीगेशन स्ट्रक्चर की, तो उसके जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में बहुक्षेत्रीय दल के होंगे, जिसमें कि मुख्यमंत्री होंगे विदेश मंत्री इसाक डार, मुख्य जो मंत्री हैं उनमें विदेश मंत्री इसाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार होंगे। निजी क्षेत्रों के नेता की बात करें तो पाथ फाइंडर ग्रुप, दाऊद फाउंडेशन और अन्य प्रमुख जो व्यापारिक घराने हैं उनके सीईओ और जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। तकनीकी जो उद्यमी हैं उनकी बात करें तो इसमें उद्यमी जो है उनमें डिजिटल पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए 7 पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के संस्थापक भी शामिल होंगे। सबसे बड़े अगर दल की बात करें जो कि इसमें मौजूद होंगे वो यह हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल है, जो दावोस में पाकिस्तान की उपस्थिति को मजबूत करने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। शुरुआती जो फोकस और कुछ जो शुरुआत में जो प्राथमिकता है इस संगठन की, इस बातचीत की क्या होने वाली है, तो छवि निर्माता जो कि प्रतिनिधि मंडल का जो तत्काल फोकस है वो पाकिस्तान पवेलियन का उद्घाटन करना और वैश्विक मंच पर देश की रीब्रांडिंग शुरू करना है। प्रारंभिक जो बैठक है उसमें ज्यूरिख या दावोस में आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ प्रारंभिक अनौपचारिक बैठकें करने की उम्मीद है, ताकि आर्थिक सुधारों पर चर्चा हो सके। इसका एजेंडा क्या होने वाला है, तो शुरुआती सत्र IET और कृषि क्षेत्रों के निवेश आकर्षित करने और वैश्विक व्यापार नेताओं के साथ नेटवर्किंग पर केंद्रित रहेगा। यह जो यात्रा है वो पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक मिथक की शुरुआत भी बताई जा रही है और होने भी वाली है। अब इससे जुड़े कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, जैसे कि अब हम बात करें शहबाज शरीफ के बारे में और उनकी राजनीतिक महत्व के बारे में कि उनका पाकिस्तान में कितना जो महत्व है राजनीति के क्षेत्र में। तो सबसे पहले अगर हम जो शहबाज शरीफ हैं उनके बारे में जानें तो उनका जो पूरा नाम है वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। जन्म 23 सितंबर 1951, उम्र 74 और लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और लाहौर से कला स्नातक में BA किया है। पेशे की बात करें तो एक व्यवसायी भी हैं। शरीफ जो है वो परिवार के स्वामित्व वाले इत्तेफाक ग्रुप, एक $1 बिलियन स्टील समूह के सह मालिक भी हैं। राजनीतिक अगर दल की बात करें तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के अध्यक्ष भी हैं। कुछ पिछले अनुभव की बात करें इनके पिछले अनुभव की तो पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिससे वह इस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इनसे जुड़े कुछ शहबाज शरीफ से जुड़े कुछ जो राजनीतिक महत्व हैं उनकी बात करें तो कुशल जो प्रशासक ये माने जाते हैं। शहबाज शरीफ को उनके कर सकते हैं कैन डू रवैये और मजबूत कौशल प्रशासन के लिए जाना जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा वही बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके लिए उन्हें अक्सर सराहा जाता है। सैन्य अगर संबंधों की बात करें तो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के रह चुके हैं, उनके विपरीत शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं। यह जो संबंध है वो जटिल पाकिस्तानी राजनीतिक परिदृश्य में उनकी स्थिरता और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सैन्य जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। राजनीतिक सुलह की बात करें तो जो उन्हें एक गैर टकराव वाले नेता के रूप में भी देखा जाता है, जो राजनीतिक सुलह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री
इमरान खान की पार्टी के साथ भी राजनीतिक तनाव कम करने के लिए बातचीत की पेशकश भी की थी। आर्थिक प्रबंधन की बात करें तो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मुख्य राजनीतिक भूमिका देश के गंभीर आर्थिक संकट को दूर करना है और स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निवेश और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं। वैश्विक मंच पर इनकी अगर जो भूमिका है उसकी बात करें तो दावोस में WEF 2026 की बैठक में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, देश की छवि को फिर से ब्रांड करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों को उजागर करने के लिए उनके प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम बात करें कुछ अन्य पॉइंट्स जिनमें शामिल हैं विश्व आर्थिक मंच और दावोस 2026। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। यह सम्मेलन दुनिया भर के राजनीतिक, व्यावसायिक और नागरिक समाज के नेताओं को साझा वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक साथ लाता है। इससे दावोस 2026 से जुड़े कुछ जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य विषय यानी कि थीम के बारे में। तो इस वर्ष की जो थीम है वो रहने वाली है संवाद की भावना, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग भावना है। इसका जो उद्देश्य है वो जटिल भू राजनीतिक और आर्थिक दबावों के बीच विश्वास बहाल करना और रचनात्मक चर्चा के लिए एक निष्पक्ष मंच तैयार करना है, प्रदान करना है। प्रमुख चर्चा के विषयों की बात करें की पॉइंट्स की तो सम्मेलन का जो एजेंडा है वो 5 मुख्य वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित है, जैसे कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, विकास के नए स्रोतों को अनलॉक करना, लोगों यानी कि कुशल और कल्याण में बेहतर निवेश करना, वहीं नवाचार यानी कि AI और तकनीकी को बड़े पैमाने पर और जिम्मेदारी से तैनात करना। वहीं 5वां जो पॉइंट है वो है ग्रहों की सीमाओं के भीतर आर्थिक समृद्धि का निर्माण करना और स्थिरता, जैसे स्थिरता और जलवायु। इसकी अगर भागीदारी की बात करें तो सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख जैसे कि जर्मनी के चांसलर और कनाडा के प्रधानमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 3000 से अधिक वैश्विक नेता और 1700 से अधिक बिजनेस लीडर्स भी हिस्सा लेंगे। भारत की अगर इसमें उपस्थिति की बात करें तो भारत भी इस मंच पर अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि और डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन कर रहा है। डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से रखा जा रहा है। पाकिस्तान की भागीदारी और उसके उद्देश्यों की बात करें विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 में पाकिस्तान की भारी भरकम जो भागीदारी है उसके पीछे गहरे आर्थिक और कूटनीतिक उद्देश्य हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की रीब्रांडिंग की, इमेज ओवरहॉल की, तो पाकिस्तान का प्राथमिक उद्देश्य देश की छवि को एक अस्थिर राष्ट्र को बदलकर एक उभरते हुए आधुनिक निवेश गंतव्य के रूप में पेश करना है। निजी पवेलियन के माध्यम से पाकिस्तान खुद को डिजिटल पाकिस्तान के रूप में ब्रांड कर रहा है, जो आधुनिकता और आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। विदेशी निवेश के अगर आकर्षण की बात करें, FDI अट्रैक्शन की बात करें तो आर्थिक तंगी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 21.25 बिलियन की कमी के बीच पाकिस्तान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो कृषि, IT, ऊर्जा विनिर्माण और पर्यटन जैसे प्राथमिक वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करना। वहीं बिजनेस समिट की बात करें तो पाकिस्तान बिजनेस समिट के जरिए वैश्विक CEO और नीति निर्माताओं के साथ सीधा संपर्क भी स्थापित करने की चाह रहा है। डिजिटल परिवर्तन और फिनटेक की बात करें, फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान इस मंच का उपयोग प्रमुख वैश्विक शक्तियों विशेषकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कर रहा है। जैसे उच्च स्तरीय बैठकें की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे ताकि संरचनात्मक आर्थिक सुधारों पर पाकिस्तान का जो पक्ष है वो रखा जा सके। वैश्विक कूटनीति और संबंध सुधार की बात करें
ये वाला मैंने इसी के साथ बोल दिया है, आई एम सॉरी। अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और ऋण राहत के बारे में, यानी कि क्लाइमेट एंड एडवोकेसी के बारे में। तो पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव पर अपनी चिंताओं को उठाने और लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने के लिए भी दावोस का उपयोग करता है। अगर इसके भागीदारी और उद्देश्य को अगर मैं एक संक्षिप्त में बताऊं, तो पाकिस्तान की इस भागीदारी का जो उद्देश्य है वो चुनौतियों को अवसरों में बदलना और वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक उपस्थिति को दर्ज करना है। अब हम बात करें पाकिस्तान के साथ EU के संबंधों के बारे में, यानी कि यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंधों के बारे में। तो पाकिस्तान और यूरोपीय संघ के बीच संबंध आर्थिक साझेदारी और विकास सहयोग पर आधारित है। दावोस 2026 जैसे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की सक्रियता का एक बड़ा उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ इन संबंधों को और मजबूत करना है। जैसे कि GSP+ स्टेट्स की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो कि बताया जाता है वो है पाकिस्तान को यूरोपीय संघ से GSP+ का दर्जा प्राप्त है। यह पाकिस्तान को यूरोपीय बाजारों में अपने उत्पादों, विशेषकर कपड़ा और परिधान को शून्य या कम शुल्क पर निर्यात करने की अनुमति देता है। यूरोपियन कमीशन EU पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान का लगभग 25% कुल निर्यात यूरोपीय संघ को ही जाता है। व्यापारिक जो संतुलन है उसकी बात करें तो यूरोपीय संघ पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पाकिस्तान के लिए अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु इस बाजार तक पहुंच बनाए रखना जीवन रेखा के समान है। मानवाधिकार और जो शर्तें हैं उनकी बात करें तो GSP+ का दर्जा मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन से संबंधित 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। यूरोपीय संघ अक्सर इन क्षेत्रों में पाकिस्तान की प्रगति की समीक्षा करना है, जो दोनों देशों के बीच चर्चा का एक संवेदनशील विषय बन रहता है। सामरिक और विकास सहयोग की बात करें तो EU पाकिस्तान रणनीतिक संलग्न योजना स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान के तहत दोनों पक्ष सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन वहीं प्रवास जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। दावोस के अगर संदर्भ की बात करें तो दावोस 2026 में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य यूरोपीय निवेशकों को यह विश्वास दिलाना है कि पाकिस्तान में निवेश सुरक्षित है और देश निरंतर सुधारों के पक्ष पर है, ताकि GSP+ लाभों से परे भी आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा सके। अब हम बात करें कुछ भू राजनीतिक निहितार्थों के बारे में। तो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में पाकिस्तान की बड़ी भागीदारी के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थ हैं जो केवल आर्थिक उद्देश्यों से परे जाते हैं, जैसे चीन के प्रभाव का संतुलन और पाकिस्तान की ओर झुकाव की बात करें तो इससे जुड़ी पृष्ठभूमि, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो पारंपरिक रूप से चीन का करीबी सहयोगी रहा है। हालांकि वर्तमान भागीदारी पश्चिमी देशों और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को फिर से संतुलित करने का संकेत है। निहितार्थ की बात करें तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्रतिनिधिमंडल पश्चिमी पूंजी बाजारों में पाकिस्तान की विश्वसनीयता बहाल करने और अपने भू राजनीतिक संरक्षण में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पूरी तरह से चीनी वित्त पोषण पर निर्भरता न रहा जाए। भारत पाकिस्तान निहितार्थ की बात करें तो इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर बात करें तो दावोस एक वैश्विक मंच है जहां देश अपनी आर्थिक सफलता की कहानियों को बढ़ावा देते हैं। भारत की वर्षों में मजबूत उपस्थिति और कई राज्य स्तरीय पवेलियन है। निहितार्थ की बात करें तो पाकिस्तान की यह बड़ी उपस्थिति भारत की कथा का मुकाबला करने और वैश्विक निवेशकों के सामने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक सीधा प्रयास है। यह आर्थिक कूटनीति के क्षेत्र में दोनों पड़ोसियों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। डिजिटल पाकिस्तान के माध्यम से नई पहचान की बात करें, वैश्विक पहचान की, तो इससे जुड़ी पृष्ठभूमि है जिसमें कि डिजिटल पाकिस्तान और IT क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने खुद को एक आधुनिक तकनीकी सक्षम अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे जुड़े अगर हम निहितार्थ पर बात करें तो यह पारंपरिक सुरक्षा केंद्रित भू राजनीतिक छवि आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों से जुड़ी है, जो बदलने का प्रयास है।
ताकि पाकिस्तान वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका तलाश सके। अब बात करें घरेलू राजनीतिक प्रभाव के बारे में, तो पाकिस्तान की गंभीर घरेलू राजनीतिक अस्थिरता और सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति विशेषकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घरेलू स्तर पर सरकार की वैधता और स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर सकती है। यह संदेश दिया जाता है कि वैश्विक समुदाय मौजूदा सरकार पर भरोसा करता है। अब बात करें हम घरेलू EU संबंधों के रणनीतिक जो महत्व हैं उनके बारे में, तो इससे जुड़ी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो GSP+ स्थिति के कारण यूरोपीय संघ पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। इससे जुड़े अगर निहितार्थ की बात करें तो दावोस में यूरोपीय नेताओं के पास बैठकें व्यापार विशेषाधिकार को बनाए रखने और मानवाधिकारों और शासन पर यूरोपीय संघ की चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। अब हम बात करें आर्थिक और विकास संबंधी कुछ मुद्दों के बारे में, तो दावोस में पाकिस्तान की भागीदारी के केंद्र में उसकी जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें हैं, जिसके इसके मुख्य आर्थिक और विकास संबंधी कुछ मुद्दे हैं, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार और ऋण स्थिरता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक मुद्दा उसके विदेशी मुद्रा भंडारण की कमी है। 15 जनवरी 26 तक पाकिस्तान का भंडार लगभग 21.15 बिलियन था। दावोस में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक ऋणदाताओं को यह विश्वास दिलाना है कि पाकिस्तान सख्त राजकोषीय अनुशासन का पालन कर रहा है, ताकि भविष्य में और अधिक वित्तीय सहायता या ऋण पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा सके। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तलाश की बात करें तो पाकिस्तान का जो लक्ष्य है केवल ऋण पर निर्भरता कम करना और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल सरकार इस परिषद में माध्यम से खाड़ी जो देश हैं और जो पश्चिमी निवेशकों के कृषि, खनन, IT और ऊर्जा क्षेत्रों में वन विंडो निवेश की सुविधा प्रदान कर रही है। औद्योगिक अगर विकास की बात करें विदेशी प्रत्यक्ष में, तो दावोस में पाकिस्तान अपनी नई औद्योगिक नीतियों का प्रदर्शन कर रहा है, ताकि वैश्विक निर्माता जो हैं वो इकाइयां वहां स्थापित हो सकें। बात करें डिजिटल पाकिस्तान और IT जो निर्यात है उसके बारे में, तो विकास के दृष्टिकोण से पाकिस्तान का ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर है। जैसे सरकार का जो लक्ष्य है वो IT निर्यात को बढ़ाना है। दावोस में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की उपस्थिति इसी रणनीति का हिस्सा है। डिजिटल वित्त और फिनटेक क्षेत्र में निवेश मांगकर पाकिस्तान अपनी युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहता है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की बात करें तो पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक माना जा रहा है। ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस की मांग कर रहा है और नवीनीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वैश्विक जो वित्त है वो चाहता है। दावोस में यह लॉस एंड डैमेज फंड के प्रभावी क्रियान्वयन की वकालत कर रहा है, ताकि जलवायु आपदाओं से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। मुद्रास्फीति और घरेलू जो बाजार सुधार है उसकी बात करें तो पाकिस्तान को अत्यधिक मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। दावोस में सरकार अपनी उन नीतियों का बचाव कर रही है जो घरेलू बाजारों में स्थिरता लाने और व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए बनाई गई हैं। अगर अब हम बात करें व्यापक विश्लेषण और भविष्य के बारे में, तो दावोस 2026 में पाकिस्तान की व्यापक भागीदारी केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने का एक रणनीतिक प्रयास है। इसका अगर विश्लेषण करें तो अगर हम बात करें व्यापक विश्लेषण की, तो आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई।
पाकिस्तान वर्तमान में बचाव मोड, सर्वाइवल मोड से विकास मोड यानी कि ग्रोथ मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। वर्षों के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल और निजी पवेलियन का उद्देश्य यह संदेश देना है कि पाकिस्तान निवेश के लिए खुला है। हाइब्रिड अगर कूटनीति की बात करें तो सरकार और निजी क्षेत्र पाथफाइंडर ग्रुप का एक साथ आना हाइब्रिड कूटनीति को दर्शाता है। जब सरकारी संसाधनों की कमी होती है तो निजी क्षेत्र देश की सॉफ्ट पावर और व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। छवि के अगर कायाकल्प की बात करें तो पाकिस्तान आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता वाली अपनी पुरानी छवि को डिजिटल और उभरती अर्थव्यवस्था की छवि से बदलने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टअप्स और टेक इनोवेशन पर जोर देना इसे रणनीति का हिस्सा है। अब हम बात करें पाकिस्तान की डावोस जो राजनीति है उसके बारे में। अगर इसकी रणनीति की बात करें तो दावोस में पाकिस्तान की रणनीति एक सोची समझी हाइब्रिड डिप्लोमेसी का उदाहरण है, जहां सरकारी संसाधनों की कमी को निजी क्षेत्र की ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है। इस अनौपचारिक लेकिन मजबूत उपस्थिति के मुख्य जो स्तंभ हैं उनकी बात करें तो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित राष्ट्र ब्रांडिंग। पाकिस्तान सरकार के पास आधिकारिक पवेलियन के लिए सीमित बजट होने के कारण पाथफाइंडर ग्रुप और दाऊद फाउंडेशन जैसे निजी समूह ने कमान संभाली है और यह रणनीति दिखाती है कि पाकिस्तान का कॉरपोरेट जगत देश की आर्थिक कूटनीति में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर हम बात करें डिजिटल पाकिस्तान के नैरेटिव के बारे में तो पाकिस्तान ने इस बार पारंपरिक उद्योगों के बजाय अपनी तकनीकी क्षमताओं पर दांव लगाया है। पाकिस्तान पवेलियन का मुख्य आकर्षण डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप्स है। रणनीति की बात करें तो वैश्विक निवेशकों को यह जो संदेश है वो देना है कि पाकिस्तान केवल एक कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि एक उभरता हुआ टेक हब है। प्रभाव की बात करें तो इससे पाकिस्तान की छवि एक संकटग्रस्त राष्ट्र से बदलकर अवसरों के देश के रूप में उभरने में मदद मिलती है। अब बात करें रणनीतिक जो साइट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके उपयोग के बारे में तो मुख्य जो पूर्ण सत्र हैं उनमें सीमित समय मिलने के कारण पाकिस्तान की रणनीति साइड इवेंट्स और नेटवर्किंग ब्रेकफास्ट पर केंद्रित है। महत्व की बात करें तो ये जो कार्यक्रम है वो अनौपचारिक वातावरण में वैश्विक सीईओ और नीति निर्माताओं के साथ सीधे संवाद का अवसर देते हैं, जहां औपचारिक बैठकों की तुलना में अधिक ठोस व्यापारिक समझौते जैसे कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ प्रारंभिक समझौता होने की संभावना रहती है। बात करें आमंत्रण के इतिहास और WEF के साथ इसके संबंधों के बारे में तो विश्व आर्थिक मंच को और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास काफ़ी पुराना और उतार चढ़ाव भरा रहा है। दावोस 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक जो संदर्भ है उसको जानना अत्यधिक आवश्यक है। आमंत्रण की प्रकृति और प्रक्रिया की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच एक निजी संगठन है जो किसी भी देश को आधिकारिक आमंत्रण तभी भेजता है जब वह उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य सत्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे निजी बनाम अधिकारी की बात करें तो अब पाकिस्तान के इतिहास में अधिकांश भागीदारी निजी पास या निजी क्षेत्र के परियोजन के माध्यम से हुई है। 2026 में भी पाकिस्तान पवेलियन का आयोजन सरकार के बजाय निजी संस्थानों जैसे पाथफाइंडर ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, जो WEF के साथ पाकिस्तान के अनौपचारिक लेकिन निरंतर जुड़ाव को दर्शाता है। ऐतिहासिक भागीदारी के प्रमुख जो पड़ाव हैं उनकी बात करें तो शुरुआती जो दौर था उसमें पाकिस्तान 1980 के दशक से ही दावोस में अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ से कई बार इस संघ का उपयोग वैश्विक नेताओं के साथ नेटवर्किंग के लिए किया है। परवेज मुशर्रफ के अगर दौर की बात करें तो जनरल जो मुशर्रफ है उनके शासनकाल के दौरान पाकिस्तान की दावोस में भागीदारी काफ़ी सक्रिय थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी था और उसे वैश्विक निवेशकों की सख्त ज़रूरत भी थी। इमरान खान की अगर इसमें भागीदारी की बात करें 2020 की तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2020 में यानी कि 2020 में दावोस में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था और उनके भाषण ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षमता पर ध्यान आकर्षित किया था। अब बात करें पाकिस्तान ब्रेकआउट की परंपरा के बारे में
तो पाकिस्तान और WEF के संबंधों में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। पिछले लगभग 20 वर्षों में पाथफाइंडर ग्रुप दावोस में एक वार्षिक नाश्ते का आयोजन करता है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या शीर्ष अधिकारी वैश्विक निवेशकों द्वारा CEO को संबोधित करते हैं, और यह आयोजन आधिकारिक WEF कार्यक्रम के बाहर साइड इवेंट के रूप में होता है, जो पाकिस्तान को अनौपचारिक चर्चा का मंच प्रदान करता है। पिछले वर्षों में उपस्थित की गई कमी की बात करें 24 से 25 के बीच में, तो 24 और 25 के दौरान पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण दावोस में उसकी उपस्थिति नगण्य या बहुत कम रह गई थी। कई वर्षों तक पाकिस्तान पवेलियन भी गायब रहा। 2026 में वर्षों में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल भेजना इसी खालीपन को भरने और अपनी वापसी की जो घोषणा है उसको करने का प्रयास है। WEF के साथ नीतिगत जो जुड़ाव है पाकिस्तान का, उसकी बात करें तो पाकिस्तान ने WEF के साथ विभिन्न रिपोर्ट्स और संकेतकों जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पर भी काम किया है। हालांकि आर्थिक सुधारों की कमी, धीमी गति और बार बार के राजनीतिक संकटों के कारण पाकिस्तान अक्सर WEF के मुख्य एजेंडे में पीछे रह जाता है, जिसे वह 26 में बदलने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करें वैश्विक स्तर पर दावोस की विशेषताओं के बारे में, तो वैश्विक आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक, जो कि 19 से 23 जनवरी 26 तक दावोस में आयोजित हो रही है, वो वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण विशेषताओं से भरी है, जो दुनिया भर के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों और अवसरों को दर्शाती है। जैसे कि मुख्य थीम और संवाद की जो भावना है उसकी बात करें और स्पिरिट ऑफ डायलॉग की बात करें, तो सम्मेलन की जो मुख्य थीम है वो सहयोग और विश्वास बहाल करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दुनिया भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और तेजी से तकनीकी बदलावों का सामना कर रही है। दावोस एक तटस्थ मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न क्षेत्रों के नेता एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और सामूहिक कार्रवाई के लिए क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। वही बात करें रिकॉर्ड तोड़ सरकारी भागीदारी की, तो इस वर्ष की बैठक में सरकारी नेताओं की रिकॉर्ड श्रृंखला देखी जा रही है। 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिभागी, जिसमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख शामिल हैं और चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। यह वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग की बढ़ती जो आवश्यकता है उसको रेखांकित करता है। अब हम बात करें पाकिस्तान की चुनौतियों और छवि प्रोजेक्शन के बारे में, तो दावोस में पाकिस्तान की भागीदारी एक तरफ से बड़े अवसरों को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ से कठिन चुनौतियों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बदलने की भारी दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे जो प्रमुख जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो की चैलेंजेस हैं, उनकी बात करें तो आर्थिक विश्वसनीयता का संकट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट है उसकी वित्तीय साख। जनवरी 2026 तक पाकिस्तान पर भारी विदेशी कर्ज है और उसे निरंतर IMF की कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ रहा है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्थिक नीतियों में स्थिरता और निरंतरता बनाए रख पाएगा। वहीं राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव और शासन में सेना की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेषज्ञों के भरोसे की प्रभावित करती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बात करें तो हाल के महीनों में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में सुरक्षा की स्थिति और विदेशी नागरिकों जैसे विशेषकर चीनी निवेशकों पर हमलों की खबरों ने सुरक्षित निवेश गंतव्य की उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। संसाधनों की अगर कमी की बात करें तो सरकारी खर्च पर कटौती के बावजूद इतने बड़े प्रतिनिधि मंडल को दावोस भेजना घरेलू स्तर पर आलोचना का विषय है, जिसे सरकार को निवेशक के लिए निवेश के रूप में उचित ठहराना पड़ रहा है। अब लास्ट पॉइंट है उसकी बात करें, जो कि भारत का संदर्भ और तुलना। दावोस में पाकिस्तान की सक्रियता को समझने के लिए भारत की वहां मौजूदा विशाल उपस्थिति और प्रभाव के साथ तुलना करना आवश्यक है, जो दक्षिण एशियाई आर्थिक कूटनीति के दो अलग अलग छोरों को दर्शाता है। उपस्थिति के पैमाने और स्वरूप की बात करें जो कि भारत और पाकिस्तान से है, वो है सबसे पहले बात करेंगे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में।
तो भारत दावोस में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता है। यहाँ भारत न केवल एक राष्ट्रीय पवेलियन होता है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राष्ट्रों के अपने अपने अलग अलग लाउंज होते हैं। CII इंडिया एट davos 2026 भारतीय उपस्थिति में सैकड़ों सीट्स CEO जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी और केंद्रीय मंत्रियों का एक बड़ा दल शामिल होता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसके विपरीत है, जिसमें पाकिस्तान की उपस्थिति मुख्य रूप से छवि सुधार और अस्तित्व की रक्षा पर केंद्रित है। पाकिस्तान का जो पवेलियन निजी क्षेत्र पाथफाइंडर ग्रुप द्वारा संचालित है, जबकि भारत की उपस्थिति सरकार और उद्योग जगत का एक संगठित प्रयास है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।